वू झांगकोंग ने भौं उठाई। फोर्जिंग? तुम एक सोल मास्टर हो, लेकिन तुमने लोहार का काम भी सीख रखा है। सुस्ती भरा पक्षी ही जल्दी उड़ान भरता है। तुम एक सुस्त पक्षी हो, फिर भी तुमने अपना समय ऐसी व्यर्थ चीज में बर्बाद कर दिया। टांग वूलन ने सर झुका लिया और कहा, लेकिन सबने मुझे कहा कि मेरी मार्शल सोल बेकार है और मेरी स्पिरिट सोल भी बहुत अच्छी नहीं है। वो झांगकोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो तुमने तय कर लिया कि तुम एक ब्लैकस्मिथ बनोगे? कितना बड़ा मजाक। याद रखो, तुम मेरे छात्र हो। जब तक मैं तुम्हें बेकार न समझूं, तुम्हें अपनी पूरी शक्ति एक सोल मास्टर के रूप में विकसित होने में लगानी होगी। साइड में खड़े शिए के मुंह में अनायास ही झटके पड़ने लगे। अभी कुछ समय पहले ही तो उन्होंने मुझे बेकार कहा था। इस पल वो टांग वूलन से सहानुभूति रख सकता था, बेशक ऐसा इसलिए क्योंकि अभी वो जीत चुका था। ओह, टांग वूलन ने सहमति जताई, लेकिन वो फोर्जिंग छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। जो कुछ उसने हासिल किया था, उसके बाद वो उसे त्याग नहीं सकता था। जहां तक उसकी मार्शल सोल की बात थी, उसे तो कल्टिवेट करते समय ही हताशा होती थी। वो झांगकोंग ने मुड़कर शिए की ओर देखा। क्या हंस रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम उससे बेहतर हो? कि अपनी ट्विन मार्शल सोल्स छुपाना बहुत मजेदार है? तुम्हारे पास रैंक 18 की सोल पावर है और तुम ट्विन मार्शल सोल्स के साथ जन्मे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जन्मजात सोल पावर ज्यादा है तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी से कम नहीं। शिए ने अपना सर उठाया और वू झांगकोंग को हैरानी से देखा। इन्हें ये सब कैसे पता? वो झांगकोंग ठंडी आवाज में बोले, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ट्विन सोल वाले भी कचरा इंसान बन सकते हैं। एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होने के नाते कोई गर्व की बात नहीं कि तुम्हें ब्लू सिल्वर ग्रास वाले सोल मास्टर ने अपनी ट्विन सोल्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। मैं? शिए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बोल ही नहीं पाया। टीचर, ट्विन मार्शल सोल्स क्या होते हैं? टांग वूलन ने उत्सुकता से पूछा। वो झांगकोंग की भौं तन गई। तुम्हारे प्राथमिक अकेडमी के टीचर कितने अयोग्य थे? उन्होंने तुम्हें ट्विन मार्शल सोल्स के बारे में भी नहीं सिखाया। ट्विन मार्शल सोल्स का मतलब है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल होते हैं। इसका फायदा साफ है, ऐसे लोग आमतौर पर जन्मजात रैंक 10 सोल पावर के साथ पैदा होते हैं। उनके लिए कल्टिवेट करना आसान होता है और वे भविष्य में अधिक सोल रिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। बस इस स्पिरिट सोल के युग में उनकी बढ़त कम हो जाती है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से सीमित रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि 18 सोल रिंग्स के स्पिरिट सोल्स को संभाल सके। हाँ, अगर किसी के पास स्पिरिचुअल टाइप मार्शल सोल हो, जैसे स्पिरिट पगोडा के संस्थापक के पास थी, तब शायद ये संभव हो, लेकिन तब भी हर स्पिरिट सोल अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। टांग वूलन ने शिए की ओर देखा। दोनों ही इंसान थे, फिर भी ये अंतर इतना बड़ा क्यों था? उसकी मार्शल सोल बेकार थी, जबकि शिए की ट्विन मार्शल सोल्स थी। ये अंतर वाकई बहुत ज्यादा था। वू झांगकोंग ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उसकी मार्शल सोल अच्छी है? टांग वूलन ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। क्या ये बोलना भी जरूरी था? वू झांगकोंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये तुम्हारी मार्शल सोल से बेहतर होना जरूरी नहीं। उसकी मार्शल सोल एक डैगर है और उसकी दूसरी मार्शल सोल भी शायद एक डैगर है, लेकिन वो बस एक छुपी हुई डैगर है। डैगर की हमले की सीमा बहुत कम होती है। इस आधुनिक मैका संघर्षों वाले युग में सोचो इसका क्या महत्व है। एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर को मेका मास्टर बनने पर सबसे ज्यादा सीमाएं झेलनी पड़ती हैं। शिए की आंखें फैल गईं। क्या टांग वूलन वाकई इनका खोया हुआ बेटा है? और कैसे वो मेरी बुराई करके उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं? ये खुली पक्षपात है। लेकिन वो झांगकोंग ने उसकी ओर एक नजर तक न डाली। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। शिए के चेहरे पर तुरंत उत्साह लौट आया। क्या अब इनाम मिलने वाले हैं? हर नए एकेडमिक ईयर में अकेडमी एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करती है। ये इंटरमीडिएट और एडवांस्ड दोनों डिवीजन के लिए होता है। हमारे इंटरमीडिएट डिवीजन में कुल 6 ग्रेड हैं और सभी भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट को क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट कहते हैं। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट? टांग वूलन की आंखों में संदेह भर गया। वू झांगकोंग बोले, सबसे कमजोर क्लास सबसे पहले शुरू करती है और हर क्लास अपने प्रतिभागियों का चयन करती है। क्लास 5 क्लास 4 को चुनौती देगी और इसी तरह आगे। अगर चुनौती देने वाले जीत गए तो क्लास नंबर बदल दिए जाएंगे। यानी अगर हम क्लास 4 को हरा दें तो हम सबसे निचले क्लास 5 नहीं रहेंगे, बल्कि पहली ग्रेड की क्लास 4 हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई लगातार जीतता रहा तो वो क्लास 1 तक पहुंच सकता है और अगर वो अगले ग्रेड को भी चुनौती दे और जीत जाए तो उसे भारी इनाम मिलेगा। शिए ने कहा, तो हमारी क्लास ही पहली चुनौती देने वाली है?
6 ग्रेडों में 5-5 क्लास थी और क्लास 5 हमेशा सबसे कमजोर होती थी, मतलब वे सबसे निचली क्लास थे। सही, वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। ये क्लास की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और यदि कोई क्लास ग्रेड से ऊपर जाकर लड़ाई जीत ले तो पुरस्कार बहुत बड़े होते हैं। शेष गर्व से बोला, कोई समस्या नहीं टीचर, ये मुझे सौंप दीजिए। मैं सबको हराकर सीधे 6 ग्रेड को चुनौती दूंगा। वो झांगकोंग ने ठंडी सांस भरी। न्यूनतम प्रतिभागी संख्या 1 जोड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि ट्विन मार्शल सोल्स होने से तुम अद्वितीय हो? क्या तुम जानते हो कि क्लास 1 के लिए किस तरह के लोग चुने जाते हैं? इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई प्रतिभाएं रास्ता भटक जाती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट डिवीजन में तुम्हारी प्रतिभा सिर्फ औसत है। शेषे ने वू झांगकोंग की आखिरी कुछ बातें सुनी ही नहीं। वो बस पहली बात पर रुक गया और टांग वूलन को अविश्वास से देखता रह गया। टीचर, आप ये कह रहे हैं कि मैं उसके साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा? वो झांगकोंग कुर्सी पर पीछे झुके और अचानक एक राजसी सा आभा बिखेरने लगे। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है तो बता दो। मैं शेष ये कहना चाहता था, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी बाकी सहपाठियों की दुखद क्षमताएं याद करते ही वो चुप हो गया। कुछ भी हो जाए, ये लड़का उसे 2 बार हरा चुका था, और साथ ही उसमें वे रहस्यमय सुनहरे आंकड़े भी थे। वो झांगकोंग बोले, टूर्नामेंट 1 महीने बाद होगा, इसलिए कल से रेगुलर क्लासेस के बाहर मैं तुम दोनों को हर रात विशेष प्रशिक्षण दूंगा। मैं तुम दोनों के लिए एक साधारण प्रशिक्षण योजना तैयार करूंगा, ताकि तुम हमारी क्लास को पहली ग्रेड की क्लास 1 बना सको। टांग वूलन खुद को रोक ना पाया और पूछ बैठा, और अगर हम ऐसा ना कर पाए तो? हे वू झांगकोंग हल्की सी हंसी हंसे। वे पहले से ही आकर्षक थे, पर उन्होंने हंसकर देखा तो टांग वूलन और शेषे दोनों वहीं जम गए, और उसी पल उनकी रीढ़ की हड्डी में एक बर्फीली ठंड उतर आई। वू झांगकोंग के ऑफिस से निकलने के बाद टांग वूलन की भुएं धीरे धीरे ढीली पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान तक आ गई। हालांकि ये इसलिए हुआ क्योंकि अन्य छात्रों ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी, फिर भी उसे क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ये एक सोल मास्टर के लिए गौरव की बात थी। क्या आखिरकार उसने सोल मास्टर्स की दुनिया में पहला कदम रख लिया था? मंग टियान टीचर के बाद टीचर वू ने भी कहा था कि उसमें क्षमता है। शिये ने ठंडे स्वर में पुकारा। क्या हुआ? हम वापस पहुंचकर फिर लड़ लेंगे, और मैं खाना भी झुका दूंगा। शिये उसे कुछ पल तक खाली नजरों से घूरता रहा। क्या ये लड़का सच में पैसों का इतना दीवाना है? हैरानी की बात है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, शेषी ने गर्व से कहा। मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने बाद टूर्नामेंट में मुझे नीचा मत दिखाना। टांग वूलन ने धीरे से सांसों भरी। क्या तुम्हारे चेहरे में अभी भी दर्द है? टांग वूलिन ने हल्की सांस ली। क्या तुम्हारा चेहरा अभी भी दुख रहा है? शेष ये के अहंकारी चेहरे का भाव तुरंत कठोर हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। टांग वूलिन ने उसके कंधे पर थपथपाया। आज रात मुझे कुछ काम है, क्यों ना कल रात हम स्पार करें? शेष ये के साथ कुछ मुकाबले करने के बाद टांग वूलिन अब लड़ने का विरोध नहीं करता था। इन कुछ मैचों में उसने काफ़ी प्रगति की थी और उसकी युद्ध क्षमताएं बहुत बेहतर हुई थी। शेष ये द्वारा उस पर डाला जाने वाला दबाव उसे अच्छी तरह महसूस होता था। सुबह की कक्षा हमेशा की तुलना में जल्दी खत्म हो गई और टांग वूलिन अपने डॉम वापस नहीं गया। वो सीधे उन्नत अकेडमी की ओर चल पड़ा। घंटी बजते ही टांग वूलिन ने देखा कि ल्यू यूशन अपनी कुछ सहेलियों के साथ कक्षा से निकल रही है। सीनियर सिस्टर यूशन, टांग वूलिन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। ल्यू यूशन ने तुरंत उसे देख लिया और अपनी सहेलियों के साथ उसकी ओर जल्दी जल्दी बढ़ी। वाह यूशन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कमज़ोर दिल प्यारे लड़कों के लिए पिघल जाता है। तुम्हारा ये छोटा भाई तो बड़ा हैंडसम है, बड़ा होकर तो ये पूरा हंक बनेगा। उन्नत अकेडमी की एक लड़की जिसकी आंखें लाल फिनिक्स जैसी थी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ल्यू यूशन ने तुरंत डांटा, फालतू मत बोलो, ये टांग वूलिन है, इंटरमीडिएट अकेडमी की पहली कक्षा का हमारा जूनियर। वूलिन, क्या बात है? टांग वूलिन ने वो सोल कैमरा निकालकर दिखाया जो वो अपने साथ लाया था। सीनियर सिस्टर, मैंने आपके लिए कुछ तस्वीरें ली थी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, कृपया कैमरा वापस ले लीजिए। ल्यू यूशन ने हल्का सा लाल पड़कर आंखें घुमाई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें एक भोजन खिलाऊंगी। टांग वूलिन ने तुरंत सिर हिलाया। इसकी जरूरत नहीं, मैं तो इंटरमीडिएट अकेडमी में ही खा सकता हूँ। उसे अपनी सीमाओं की समझ थी। तीसरी खिड़की से मिलने वाले मुफ्त भोजन जैसा कुछ नहीं होता, और अगर कोई मुफ्त भोजन देता भी है तो वो दूसरी खिड़की से ही मिल सकता है। अपनी भयंकर भूख के साथ उसे डर था कि कहीं वो ल्यू यूशन को कंगाल न कर दे, ये तो बेहद शर्मनाक होता। टांग वूलिन को जाते हुए देख फिनिक्स आंखों वाली लड़की ने शक से पूछा, यूशन, तुमने इससे किस चीज़ की तस्वीरें खिंचवाई हैं? ल्यू यूशन ने रहस्यमय अंदाज में उत्तर दिया, वूलिन, वू झांगकोंग सर की कक्षा में है। क्या? द आइसिली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग? जल्दी दिखाओ तस्वीरें।
कैमरा ऑन होते ही छोटी स्क्रीन पर वू झांगकोंग दिखाई दिए। उसमें लगातार ली गई तस्वीरों में वो अपनी बेल्ट खोलते और उतारते दिख रहे थे। कुछ लड़कियों की आंखें फैल गईं, फिर उनके चेहरे लाल पड़ गए। वे ऑलमोस्ट लार टपकाने वाली थी। पहली खिड़की का खाना। यूशन प्लीज ये तस्वीरें मुझे बेच दो, ये एक्सक्लूसिव हैं। मैं किसी और को अपने प्रिंस चार्मिंग की ये तस्वीरें नहीं दिखाने दूंगी, खासकर बेल्ट उतारते हुए। 2 भोजन, यही उचित दाम है। टांग वूलिन को इस तेज बोली प्रक्रिया का जरा भी पता नहीं था जो उसकी तस्वीरों को लेकर कुछ सीनियर्स के बीच चल रही थी। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद वो अपनी दोपहर की कक्षा में चला गया। वू झांगकोंग द्वारा सिखाई गई मेडिटेशन विधि प्राथमिक अकेडमी में सिखाई जाने वाली विधि से कहीं ज्यादा जटिल थी, लेकिन इसके परिणाम भी उतने ही बेहतर थे। किंवदंतियों के अनुसार ये विधि महाद्वीप की पौराणिक श्रेक अकेडमी से आई थी, और वो भी उनकी महान ध्यान तकनीक का सरल रूप। वू झांगकोंग की ठंडी दबावपूर्ण निगाहों के नीचे छात्रों की सीखने की गति तेज हो गई। वे केवल एक दोपहर में ही अपनी आत्मिक शक्ति को भीतर घुमाने की बुनियादी बातें सीख गए। कक्षा खत्म होते ही टांग वूलिन सबसे पहले भोजनालय पहुंचा और पेट भर भोजन करके तुरंत निकल गया। आज रात उसके पास एक महत्वपूर्ण काम था। उसे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन जाना था अपना ब्लैकस्मिथ बैज लेने, साथ ही वहां से कुछ कार्य भी लेना चाहता था। उसके लिए बचत बेहद महत्वपूर्ण थी, खासकर इसीलिए क्योंकि वो एक 100 वर्षीय मार्शल सोल खरीदना चाहता था जिसकी कीमत थी पूरे 10 लाख फेडरेशन कॉइन्स। अगर भविष्य में वो काफी अमीर हो गया तो वो पहली खिड़की से रोज खाना खाना चाहेगा। उसे साफ लगा कि सुबह पहली खिड़की का भोजन करने पर उसके शरीर में कुछ फर्क आया है। अगर वो रोज ऐसा खाना खा सके तो कितना बढ़िया होता। उत्साहित होकर वो अकेडमी के मुख्य द्वार से बाहर निकला। गेट से थोड़ा आगे ही बढ़ा कि एक काला सोल कार उसकी ओर तेजी से आई। चौंक कर वो तुरंत जम गया। हटो रास्ते से। पीछे से एक चुभती हुई आवाज आई। टांग वूलिन पीछे मुड़ा तो उसने एक सुनहरे लंबे बालों वाली किशोरी को देखा। अनायास ही वो किनारे हट गया। लड़की उसके आगे बढ़ी और तभी कार चालक ने उतरकर उसके लिए दरवाजा खोला। लड़की कार में बैठी और चालक ने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर ड्राइविंग सीट पर जाकर कार भगा दी। पीछे बस धूल ही रह गई। एक और अमीर परिवार की लड़की। ये कहना झूठ होगा कि वो ईर्ष्या नहीं करता था, लेकिन टांग वूलिन पूरी तरह जलता हुआ नहीं था। वो मानता था कि अमीर लोग भी कभी गरीब ही होते हैं और मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर वे कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो लंबे कदमों से ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन की ओर बढ़ गया। मूसी इन दिनों खराब मूड में थी। 2 दिन पहले का दिन उसका सबसे गौरवशाली दिन होना चाहिए था, लेकिन एक अचानक हुए बदलाव ने सब बिगाड़ दिया। जैसे ही उसने अपनी फॉजिंग और रिफाइनिंग पूरी कर ली और सारी परीक्षाएं पास कर ली, जिससे उसे दूसरा रैंक ब्लैकस्मिथ की उपाधि मिली, उसे बताया गया कि उसी समय एक 9 साल का बच्चा भी दूसरी रैंक की परीक्षा पास कर गया है। 9 साल का? क्या ये संभव भी है? ये तो अविश्वसनीय था। जन्म के कुछ साल बाद से उसका सबसे पसंदीदा हॉबी था अपने पिता को फॉजिंग करते हुए देखना। उसके पिता कहते थे कि ये भारी काम लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसकी जिद्दी प्रकृति जाग उठी और वो अपने निर्णय पर अडिग रही। ब्लैकस्मिथ बनना है। 5 साल की उम्र में ही उसने प्रशिक्षण शुरू कर दिया और छोटे हथौड़े बनाने लगी। उसके पिता ने पहले से मजाक समझा था, लेकिन 2 साल तक उसकी लगन देखकर जब वो उसकी हर हरकत की नकल करने लगी, तब पूर्वी दक्षिण सागर शहर ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मू चैन का दिल पिघल गया। मूसी ने अपने पिता की मार्शल सोल विरासत में पाई थी, जो उसे ब्लैकस्मिथ बनने के लिए और भी उपयुक्त बनाती थी। साथ ही वो अतिरिक्त मेहनत करने के लिए भी तैयार थी। मू चैन अपने पिता होने के नाते उसे दुर्लभ जड़ी बूटियां तक लाकर देते ताकि उसका शरीर अधिक भारी न हो जाए, क्योंकि ताकत पाने के प्रशिक्षण ने उसकी काया को पहले ही थोड़ा भारी बना दिया था। मूसी का फॉजिंग के प्रति प्रेम दिल से था। वो 11 साल की उम्र में आधिकारिक रूप से प्रथम रैंक ब्लैकस्मिथ बन गई थी और अपने पिता की देखरेख में उसकी प्रगति इतनी तेज हुई कि 13वें जन्मदिन के तुरंत बाद उसने रैंक प्रमोशन परीक्षा दी और पहली बार में ही पास हो गई। उसे याद था कि उसके पिता ने कहा था वो अपनी उम्र के अन्यों से कहीं तेज प्रगति कर रही है। वो वास्तव में ब्लैकस्मिथ जगत की एक बाल प्रतिभा कहलाने योग्य है। लेकिन अब कैसे वो दूसरे रैंक ब्लैकस्मिथ की उपाधि एक 9 साल के लड़के के साथ साझा कर सकती है? वो लड़का भी परीक्षक की नज़र में बहुत प्रशंसा पा रहा था। परीक्षक ने भले ही कुछ ना कहा हो, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी वो लड़का उससे भी बेहतर था। मूसी ने सुना था कि वो लड़का आज कभी भी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन आएगा अपना बैज लेने। वो बेसब्री से देखना चाहती थी कि वो कैसा है। क्या उसके 3 सर और 6 हाथ हैं या क्या? टांग वूलिन ने ऊपर देखा तो साइन बोर्ड पर बड़ा सा हथौड़ा नजर आया। उसने लंबे डग भरते हुए लोहार संघ ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन में प्रवेश किया। हालांकि वो यहाँ केवल एक बार आया था, लेकिन उसे ये जगह पहले से ही पसंद थी। ईस्ट सी सिटी आने के बाद यही एक जगह थी जो उसे परिचित लगती थी। ये वही स्थान था जिसने उसे आत्मविश्वास दिया था।
युन श्याओलिंग फ्रंट डेस्क के पीछे खड़ी थी और जैसे ही टैंग वुलिन अंदर आया उसने उसे देख लिया। वास्तव में उसे अपने उच्चाधिकारियों से विशेष रूप से आदेश मिला था कि वो टैंग वुलिन का इंतजार करे। टैंग वुलिन, तुम आखिरकार आ गए। युन श्याओलिंग मुस्कुराते हुए तेजी से उसके पास आई, आंखों में जिज्ञासा के साथ। वो कैसे इस लड़के को लेकर उत्सुक ना होती। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो द्वितीय श्रेणी का लोहार बन चुका था। ये उसने कैसे कर दिखाया। कहा जा रहा था कि उसने मुख्यालय का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोहार संघ में सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी लोहार बनने का रिकॉर्ड उनके वर्तमान अध्यक्ष के नाम था, 8 साल की उम्र में। लेकिन अध्यक्ष ने 11 साल की उम्र में दूसरी श्रेणी हासिल की थी, यानी टैंग वुलिन उनसे 2 साल तेज था। संघ इस बच्चे को बहुत महत्व देता था और कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि उसके आते ही उसे टावर की ऊपरी मंजिल पर ले जाया जाए। नमस्ते बड़ी बहन श्याओलिंग। टैंग वुलिन की याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो इस दीदी का नाम साफ साफ याद रखता था। युन श्याओलिंग मुस्कुराई, तुम वाकई कमाल के हो। सुना है तुमने दूसरी श्रेणी की परीक्षा पास कर ली है। वो बोलते हुए झुककर सीधे टैंग वुलिन की चमकती आंखों में देखने लगी। टैंग वुलिन का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। नहीं, मैं तो बस भाग्यशाली था। युन श्याओलिंग खिलखिलाई, इतनी छोटी उम्र और इतनी विनम्रता। चलो मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ। धन्यवाद बड़ी बहन। सॉल एलिवेटर में चढ़ने के बाद टैंग वुलिन चकित रह गया जब उसे दिखा कि युन श्याओलिंग ने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया है। बड़ी बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? युन श्याओलिंग मुस्कुराई, तुम्हारा रैंक बैज लेने। एलिवेटर तेजी से ऊपर उठा और ऊपर पहुंचते पहुंचते टैंग वुलिन के कानों में खिंचाव सा महसूस हुआ, जिसे उसने सिर झटक कर ठीक कर लिया। बाहर निकलते ही उसे आधे ईस्ट सी सिटी का शानदार दृश्य नजर आया। दीवारें पूरी तरह से कांच की बनी थीं। एक तरफ स्टील के जंगल जैसे गगनचुंबी इमारतें और दूसरी तरफ हरे भरे पेड़ों का विस्तार जो शहर में जीवन भर रहा था। युन श्याओलिंग ने कर्मचारी को बुलाया, कृपया अध्यक्ष को बताएं कि टैंग वुलिन आ गया है। फिर वो टैंग वुलिन को एक सोफा पर बिठाकर बोली, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद कई कदमों की आवाजें वहां पहुंची। सबसे आगे मू चैन थे। वो आज बहुत सुबह ही आ गए थे और अपने कार्यशाला में कदम भी नहीं रखा था, सिर्फ उस लड़के की प्रतीक्षा के लिए जो उन्हें इतनी बड़ी आश्चर्यजनक खुशी दे रहा था। उनके पीछे थे सेन युए। अगर संघ के अन्य लोहारों को पता चलता कि ये दोनों महान व्यक्तित्व एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, वो विश्वास ही नहीं करते। सबके पीछे थी मूशी। अध्यक्ष। युन श्याओलिंग खड़ी हुई और सम्मानपूर्वक झुकी। मूचान मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगले ही क्षण उनकी नजर टैंग वुलिन पर गई। युन श्याओलिंग के द्वारा अध्यक्ष कहने पर टैंग वुलिन तुरंत खड़ा हो गया और सेन युए की तरफ देखने लगा। सेन युए पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, वुलिन, ये लोहार संघ के अध्यक्ष मू चेन हैं। ये महाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध संत शिल्पी हैं। संत शिल्पी? टैंग वुलिन की आंखें चमक उठी। मंग तियान ने उसे बताया था कि 7वें और 8वें श्रेणी के लोहारों को ही ये उपाधि मिलती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे किसी महान शिल्पी से इतनी जल्दी मिलेगा। ये अध्यक्ष उसके शिक्षक से भी बहुत बड़े नहीं लग रहे थे। सचमुच असाधारण। क्या उनके पेट पर संत शिल्पी का बैज है? 8 सितारा संत शिल्पी। नमस्ते अध्यक्ष महोदय। टैंग वुलिन झुककर बोला। ये तुम हो? पास खड़ी मूशी ने आश्चर्य से कहा। उसके लिए ये वही लड़का था जिसने उससे चमक चुरा ली थी। सिर्फ उससे नहीं, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी के लोहारों से। टैंग वुलिन भी उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। ये अमीर लड़की यहाँ क्या कर रही है? मूचेन आश्चर्य से बोले। शीशी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मूशी ने कहा, हम परिचित नहीं हैं, लेकिन लगता है हम एक ही अकेडमी में पढ़ते हैं। मूचेन ने पूछा, टैंग वुलिन, तुम मिस सी अकेडमी में किस कक्षा में हो? टैंग वुलिन ने कहा, मैं इस साल व्यय छात्र के रूप में शामिल हुआ हूँ। पहली कक्षा सेक्शन 5 में हूँ। सेक्शन 5 सुनते ही मूशी के चेहरे पर उपेक्षा झलक आई। वो जानती थी कि सेक्शन 5 में वे सभी छात्र होते थे जिन्हें बेकार माना जाता था, जो कभी सोल ग्रैंडमास्टर नहीं बन सकते थे। लेकिन मूचैन की प्रतिक्रिया एकदम शांत रही। सेन युए ने बताया कि तुमने द्वितीय श्रेणी की परीक्षा पास कर ली है। ये सचमुच प्रशंसनीय है। लोहार संघ का नया रिकॉर्ड बनाने के योग्य हो तुम। हमें गर्व है कि तुम हमारे भविष्य के उत्तराधिकारी हो सकते हो। टैंग वुलिन का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी प्रशंसा का वो क्या जवाब दे। थोड़ा सोचकर उसने कहा, अंकल अध्यक्ष, क्या मुझे अब मेरा बैज मिल सकता है और मैं अब फॉर्जिंग का काम लेना शुरू कर सकता हूँ? मूजन हंस दिए। बिल्कुल, सेन युए बोले। अध्यक्ष तुम्हें बैज देने के लिए पूरा दिन इंतजार कर रहे थे। युन श्याओलिंग चांदी की थाली लेकर आई जिस पर लाल कपड़ा बिछा था और उस पर था बैज। बैज षटकोणीय था। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर उभरा हुआ हथौड़ा और 2 सफेद सितारे।
मेका शिल्पी, लोहार या टेक्नीशियन, सभी की शुरुआती रैंक के बैज एक जैसे होते थे। पहली और दूसरी श्रेणी नीले पृष्ठभूमि और सफेद सितारों वाली होती थी। तीसरी श्रेणी से बदलाव आता था। मूचैन ने स्वयं वो बैज टैंग वुलिन के दाहिने सीने पर लगाया। उनका चेहरा गंभीर हो गया। आज से तुम लोहार संघ के सदस्य हो। एक लोहार के रूप में तुमसे आशा है कि तुम हर फॉर्जिंग कार्य को पूर्ण समर्पण से करोगे। अपनी आत्मा से धातु को महसूस करो और जीवन से ज्ञान अर्जित करो। सच्चा लोहार केवल धातु नहीं गढ़ता, बल्कि उसमें जीवन का जन्म देता है। जीवन देना, ये शब्द सरल थे लेकिन मन को झकझोर देने वाले। 1000 रिफाइन्स की उसकी समझ के साथ मिलाकर ऐसा लगा मानो किसी विशाल द्वार की एक छोटी दरार उसके सामने खुल गई हो। टैंग वुलन ने अपना बैज छुआ। उसकी ठंडक ने उसके भीतर अभूतपूर्व गर्व जगाया। वो सचमुच अब एक आधिकारिक लोहार बन चुका था। मैं तुमसे मुकाबला करना चाहती हूँ, अचानक मूशी ने कहा। उसके चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। अब जाकर टैंग वुलन ने देखा कि उसके पेट पर वही बैज लगा था।